दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इंटरव्यू लेके आए हैं। रेलवे कर्मचारी का इंटरव्यू है। ग्रेड 3 में टेक्नीशियन अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है इनकी। तो अभी हम इनसे पूछेंगे कि इनकी जो जर्नी है अब तक की टेक्नीशियन की वो कैसे रही, किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की और अभी वो कहाँ पे पोस्टिंग है और कितनी सैलरी है, कितने घंटे इन्होंने दिन में पढ़ाई की, कौन कौन सी किताबों से पढ़ाई की। ये जो सभी डाउट होते हैं हमारे मन में एग्जाम से पहले के, वो सभी आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं राजेश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने इतनी बड़ी एक जो पॉपुलेशन थी, जो फॉर्म भरने वाले थे, उनमें से यहाँ तक ये पहुँचे है। 3 एग्जाम इन्होंने क्लियर किए। तो सर, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इसके लिए। धन्यवाद सर जी। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि आप हमारी ऑडियंस को अपना परिचय दीजिए, शॉर्ट में अपना परिचय दीजिए। हाय दोस्तों, मेरा नाम राजेश प्रजापत है और मैं राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के श्री डूंगरगढ़ तहसील के छोटे से गांव मोमासर से बिलोंग करता हूं और अभी वर्तमान में मैं यहां दिल्ली टीकेडी में टेक्नीशियन 3rd के पद पर कार्यरत हूँ। सर, अगला हमारा क्वेश्चन है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए कि आपने कौन कौन सी डिग्रियां की है अब तक। मैंने 10th की थी 2011 में अपने गांव से, हाई स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से जी। और गवर्नमेंट स्कूल मैंने अपने गांव में टॉप किया था। अच्छा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। मेरे 86.50% बने थे उस टाइम 10th में। उसके बाद मैंने 12th कॉमर्स से की थी। कॉमर्स में मेरे 72.40% बने थे जी। कॉमर्स करने के बाद आईटीआई में ज्यादा स्कोप था, तो उसके बाद मैंने आईटीआई की, वो भी गवर्नमेंट आईटीआई बीकानेर से मैंने आईटीआई की थी। सर, गवर्नमेंट आईटीआई में अभी कितने परसेंटेज थे? आईटीआई मेरे 75 थे। जी। सर, अगला हमारा क्वेश्चन है कि आपको कब पता चला कि आईटीआई करने के बाद रेलवे जॉब देती है? सर जी, ये था कि आईटीआई कंप्लीट करने के बाद ये होता था कि कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे आईटीआई क्वालिफिकेशन मांगते हैं, जॉब निकलती है। तो साइट फ्री जॉब अलर्ट पे देखते थे तो ज्यादातर वैकेंसी रेलवे की होती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि आईटीआई कंप्लीट हो गई है तो रेलवे की प्रिपरेशन की जाए। एक बिजली बोर्ड में निकलती थी, एक रेलवे में निकलती थी, तो ज्यादा पोस्ट टेक्नीशियन की जो रिक्वायरमेंट होती थी ज्यादा, वो रेलवे में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो रेलवे की जॉब आई 2018 में नोटिफिकेशन आया, उससे पहले आप क्या कर रहे थे? सर, मैं गवर्नमेंट प्रिपरेशन ही कर रहा था बिकॉज मेरे फादर का सपना था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में देखना चाहते थे वो। मैं अदर तैयारी कर रहा था और रेलवे की वैकेंसी आई नहीं थी। जब 2018 में रेलवे का नोटिफिकेशन आया तब मैंने अदर तैयारी छोड़ के और केवल अपना 100% है वो रेलवे की तैयारी में लगा। पूरा फोकस मतलब रेलवे पे लगा दिया? पूरा फोकस रेलवे पे लगा दिया जी। और उसका परिणाम भी आपको मिला? हाँ जी, जो आज यहाँ तक आप पहुंचे हो जी। सर, अगला हमारा क्वेश्चन है कि आप जो अभी आप कर रहे हो टेक्नीशियन की जॉब, इससे पहले आप किसी जॉब में थे या आपकी ये पहली जॉब है? नहीं, ये मेरी पहली जॉब नहीं है, ये मेरी सेकंड जॉब है। पहले मेरी जो जॉब थी सेंटर की जॉब थी डाक विभाग में। तो उन दोनों का रिजल्ट साथ में ही आ गया था। रेलवे में ज्वाइनिंग नहीं मिली थी मुझे, लेट हो गया, डिले हो गया कोरोना के कारण। और डाक विभाग में जो थी वो मुझे नवंबर में ज्वाइनिंग मिल गई थी। वो ज्वाइनिंग आपको पहले मिल गई? हाँ, वो जी जरूर मिली। वो ज्वाइनिंग मुझे नवंबर में मिल गई थी, तो मैंने पहले डाक विभाग ज्वाइन कर लिया। तो आपने डाक विभाग में काम किया था फिर? हाँ जी, 10 महीने मैंने डाक विभाग में दिया था अपना। जी। तो मतलब डाक किसी भी गवर्नमेंट जो अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसके बाद उसको छोड़कर दूसरे में आ सकते हैं, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं हुई? ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन ये होता है कि अगर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाता हो तो आपको पहले उनकी एप्लीकेशन डालनी पड़ती है रिलीव होने के लिए, एनओसी के लिए। तो डाक विभाग में ऐसा कोई बॉन्ड तो था नहीं, लेकिन ये होता है कि 1 मंथ की सैलरी डिपॉजिट करवानी होती है। अच्छा, काट ली जाती है? हाँ, काट ली जाती है। तो मैंने 10 महीने डाक विभाग में किया। फिर जैसे मुझे रेलवे की ज्वाइनिंग मिली तो मैंने अपना 1 मंथ की सैलरी डिपॉजिट करवा के वहां से रिलीव लिया और यहाँ रेलवे जो मेरा सपना था मैं वहां आ गया। तो दोस्तों, अगर आप पहले से ही किसी डिपार्टमेंट में हो और आप डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन लगानी पड़ती है अपने डिपार्टमेंट में कि हाँ, मुझे ये एग्जाम देना है या इस डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग आ गई है तो मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ। सर, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में क्या डिफरेंस नजर आता है?
गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में काफी डिफरेंस है। ये होता है कि एक तो प्राइवेट में क्या होता है, तो सिक्योरिटी कम रहती है। अच्छा, जॉब सिक्योरिटी। हाँ, जॉब सिक्योरिटी कम रहता है, और दूसरी बात देखी जाए तो सैलरी भी कम रहती है, और काम का प्रेशर इतना रहता है कि उनमें टारगेट मिलते रहते हैं कि इतना टारगेट आपको कंप्लीट अचीव करना ही पड़ेगा, नहीं तो जॉब से निकाल भी सकते हैं या फिर सैलरी कम कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब का अपना ही मजा होता है, सब लोग चाहते हैं कि हम भी गवर्नमेंट लगे, तो गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट में एक तो सैलरी भी अच्छी है और अपना कोई टारगेट वैसे नहीं देते हैं, फिक्स कोई टारगेट नहीं होता है, जितना काम होता है ना उतना काम करना ही। तो सर, इस एग्जाम के लिए आपने किस प्रकार से तैयारी की थी? ऑनलाइन की थी या ऑफलाइन कहीं कोचिंग जाके की थी, या अपने सेल्फ स्टडी से की थी इसकी तैयारी? इसके लिए मैंने तैयारी ऑनलाइन भी की थी और ऑफलाइन भी की थी। ऑनलाइन ये होता था कि ऑफलाइन में जब कोई डाउट आता था तब मैं ऑनलाइन से देख रहा था, ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ता था, और घर में रूम पे सेल्फ स्टडी भी की। और सेल्फ स्टडी करने के बाद मुझे ये लगा कि उसकी प्रैक्टिस की भी जरूरत है, तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी अपने कोचिंग में ही। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या ऑफलाइन? जी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो उससे मुझे काफी फायदा मिला। मतलब एक जो एजुकेशन होता है, अपन पेपर देते हैं, पेपर के टाइम का जो डर होता है, वो पेपर लेने का जो डर होता है, तो वो मैंने अपने टेस्ट सीरीज से निकाल लिया जी। तो उससे मुझे लगातार जो अपन टेस्ट सीरीज देते हैं उससे डर कम हो जाता है। हाँ जी, डर कम हो जाता है। एग्जाम के टाइम में जो डर लगता है वो अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो उससे जरूर कम हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो अपन टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन करते हैं सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो उससे आसानी होती है, तो उससे भी फायदा मिलता है अपने को। तो सर, अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोचिंग का क्या रोल होता है और सेल्फ स्टडी का कितना रोल होता है? तैयारी करने के लिए कोचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है और सेल्फ स्टडी का भी एक अपना ही रोल होता है जी। कोचिंग का ये होता है, सेल्फ स्टडी में अपन ये कहते हैं कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो दूसरे दिन वो सब्जेक्ट छोड़ दिया, किसी और सब्जेक्ट पढ़ने लग गए, या फिर अपना रूटीन टूट जाता है। अपने इच्छा अनुसार पढ़ सकते हैं। हाँ, इच्छा अनुसार पढ़ सकते हैं, लेकिन कोचिंग में ये रहता है कि अपना रूटीन बना रहता है कि आज इतना मैटर कवर कर लिया, फिर आगे जैसे जैसे कोचिंग में पढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसको कवर होते रहते हैं, तो उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। हाँ, कंटिन्यूटी बनी रहती है कोचिंग में। तो कोचिंग का भी मतलब महत्वपूर्ण रोल है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। कोचिंग मतलब इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि यार हम बिना कोचिंग भी कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिना कोचिंग के भी एग्जाम की तैयारी करा लेते हैं और उनका वो सिलेक्शन भी लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो आने वाली वीडियो होगी वो मैं इस प्रकार के स्टूडेंट्स की लेके आने वाला हूँ जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी से, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर dीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट सक्सेस स्टोरी चैनल है इस पे लगातार मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल जो वीडियो है वो आते रहेंगे। और अभी हमने ये इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट की है, इसको हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे और साथ ही में आपको मोटिवेशनल और जॉब इन्फॉर्मेशन के वीडियो भी यहाँ पे लगातार मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना। चलिए अब हम अपना इंटरव्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सर, अगला हमारा क्वेश्चन है कि आपका क्या स्ट्रेटजी रही थी इस एग्जाम के लिए? कौन कौन से सब्जेक्ट को मतलब आपने किस किस तरीके से पढ़ा, सेल्फ स्टडी से पढ़ा या किसी कोचिंग की सहायता ली, और कौन कौन सी बुक की आपने सहायता ली थी इस एग्जाम के लिए? शुरू में मैंने कोचिंग से जो मैथ की थी, तो मैथ करने के बाद जब मैं सेल्फ स्टडी करने लगा तो सेल्फ स्टडी में मैं मैथ्स के लिए किंग पब्लिकेशन बुक आती है तो वो उससे सोल्व किया। और जीके के लिए मैंने अरियंती पढ़ी थी, अरियंत की आती है जीके के लिए। रीजनिंग भी मैंने अरियंत से ही पढ़ी थी। साइंस रेलवे का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो इसके बिना कोई भी स्टूडेंट रेलवे के एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता। अगर वो साइंस को छोड़ रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो वो मेरे हिसाब से देखा जाए तो वो शायद ही क्वालिफाई करे एग्जाम को। तो साइंस के लिए आपने तैयारी किस प्रकार से की थी? साइंस के लिए मैंने अरियंत पढ़ी थी, लेकिन अरियंत में क्या ऊपर का दिया हुआ है, डीपली क्वेश्चन नहीं दिया। तो इसके लिए रेलवे के लिए स्पीडी आती है जो साइंस के लिए अलग से आती है, स्पेशल साइंस। हाँ, स्पेशल। तो मैंने स्पीडी पढ़ी थी और इसके साथ साथ एक घटना चक्र भी आती है जिसमें स्पीडी घटना चक्र भी आती है, जिसमें रेलवे के पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं। हाँ, तो उनको पढ़ा था। तो साइंस के लिए मैंने यही पढ़ी थी। करंट अफेयर के लिए मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से ही पढ़ा था करंट अफेयर, कुछ नोट्स मिल जाते थे या फिर दर्पण पढ़ लिया करता था। सर, अगला हमारा जो क्वेश्चन ये है कि जैसे आप तैयारी कर रहे हो, बीच में कोई कुछ डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, तो इससे आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे?
मोटिवेट करने के लिए ये होता था कि तैयारी तो हमारी रेगुलर चल रही थी, बट कभी कभी क्या होता है रिलेटिव और जो अपने फ्रेंड सर्किल होता है तो उनसे बहुत बड़ा मतलब मिल जाता है मोटिवेशन। एक तो हम कहीं जाते हैं जैसे शादी में चले गए तो वहां अपने रिलेटिव मिलते हैं तो वो यही पूछते हैं कि अभी तक क्या कर रहे हो, तो सर हम तो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अभी तक तैयारी कर, तो उनसे ये मोटिवेशन मिलता था कि यार हर बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तक तैयारी कर रहे हो, जब अपने आप को मतलब ऐसा फील होता है कि यार अपन भी कोई एक फिर ये होता था कि जब तक नौकरी नहीं लगेंगे तब तक किसी शादी को अटेंड नहीं करेंगे। अच्छा, तो एक तो ये मोटिवेशन रहता था, दूसरा ये रहता था कि जो फ्रेंड सर्किल होता था उसमें कुछ गवर्नमेंट जॉब लग जाते थे, कुछ प्राइवेट लग जाते थे, मतलब खुद अपने खुद पे डिपेंड होने लगे थे। तो ये होता था कि अब सारे कमाने लगे हैं, हम ही हैं जो बेरोजगार की लिस्ट में हैं, तो एक मोटिवेशन ये रहता था कि यार अब जल्दी से जल्दी कुछ करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है, इससे मोटिवेशन मिलता रहता था। सर अगला जो क्वेश्चन है जो कि हर एक स्टूडेंट के मन में ये कंफ्यूजन रहती है कि आप दिन में कुल कितने घंटे पढ़ाई करें औसत रूप से, तो आप ये बताइए स्टूडेंट्स को कि आपने कुल कितने मतलब रेगुलर कितने घंटे पढ़ाई की थी? पढ़ाई मैंने रेगुलर 8 घंटे की थी जी। तो इसमें यह रहता है कि कुछ लोगों की आदत होती है सुबह जल्दी उठ के पढ़ना और कुछ की होती है कि नाइट में पढ़ना। तो अच्छा ये रहता है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़े आप, क्योंकि उसमें माइंड भी फ्रेश होता है और मतलब शांत माहौल होता है, शांति रहती है सुबह सुबह। लेकिन मुझसे सुबह होती नहीं थी, मेरी नाइट की स्ट्रेटजी थी, मैं नाइट में ही पढ़ता था। मतलब सुबह उठने में दिक्कत हो रही थी, वो सुबह वाले बहुत ही अच्छी नींद आती है। हाँ, यही मेरे साथ ये होता था, मैं नाइट में कितना ही पढ़ा लो, नाइट में पढ़ता था, सुबह नहीं पढ़ा जाता था। सर अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि आपका टाइम टेबल क्या था, कौन से सब्जेक्ट को आप किस टाइम पढ़ते थे और किस प्रकार से पढ़ते थे? टाइम टेबल ये रहता था कि जो मैथ्स और रीजनिंग होती थी वो मैं नाइट में निकालता था। नाइट में ये होती थी कि अपने को नींद आने लग जाए तो मैथ्स के सवाल जब तक सॉल्व नहीं होते थे तब तक मुझे नींद नहीं आती थी। नींद उड़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, तो नींद उड़ाने के लिए अपने मैथ और रीजनिंग रखो और बाकी टाइम में आप जीके पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो। ये होता था कि एक बार करंट अफेयर पढ़ लिया, उसके बाद जीके, फिर साइंस वगैरह से। दिन में जीके, साइंस और करंट अफेयर पढ़ सकते हैं और नाइट में मैथ और रीजनिंग सबसे बेस्ट है पढ़ने। सर अगला हमारा क्वेश्चन है कि जब आपको पता चला कि रेलवे के इस एग्जाम के लिए लगभग 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं, तो फिर आपको डर नहीं लगा कि ये एग्जाम आप निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? डर की ये बात ही शुरू में तो देखो डर लगता ही है कि इतने सारे फॉर्म भरे जा रहे हैं, सब ये नहीं है कि कोई तैयारी नहीं करे, लगभग सारे स्टूडेंट तैयारी करने वाले थे। शुरू में तो थोड़ा डर था, लेकिन जब परी क्लियर हो गया तो परी क्लियर होने के बाद ये थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि अपने परी तो अचीव कर लिया है, मतलब एक स्टेप अपना हो गया है, तो सेकंड के लिए अपना 100% दे, मतलब आधा काम हो गया है। तो अब थोड़ी सी तैयारी को बूस्ट की, अब लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, अब अपने को टारगेट अचीव करना है। तो इसके लिए फिर अपना 100% दिया, फिर जो सेकंड पेपर था उसमें भी क्वालिफाई हो गए, फिर अपना डॉक्यूमेंट, मेडिकल, आगे की कार्रवाई हो गया। वो तो आगे की तो मतलब बहुत ही इजी है, फिर तो बहुत ही कम चांस रहता है कि आगे कोई दिक्कत आए। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आपका एग्जाम, वो चाहे प्री हो या मेंस हो, जितने भी आपके एग्जाम है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है किसी नौकरी को हासिल करने के लिए। कुछ लोगों को ये डर रहता है कि मेडिकल कैसे होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता, तो उसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आप अपना वो तो खुद को पता होता है कि भाई मेरे में मेडिकली क्या दिक्कत है, और डॉक्यूमेंट का भी सारा पता होता है कि अपने डॉक्यूमेंट में क्या कमी है, तो उसको तो पहले बाद में पूरा कर सकते हैं, वो अपने को टाइम मिलता है पूरा करने के लिए। सर अब आप मैं बताइए कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है और कौन से सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस है, जिसकी वजह से आपको कुछ नुकसान उठाना पड़े या उसकी आपको बिल्कुल नए सिरे से और जबरदस्त तैयारी करनी हो? मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ्स है, मैथ्स और रीजनिंग, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। और मेरा वीकनेस सब्जेक्ट है जीके, जो आमतौर पर लगभग होता है जीके सभी का कमजोर होता है। तो जीके में ये होता था कि हमारे एग्जाम में साइंस का पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा था, अदर जीके कम था, तो मैंने साइंस थोड़ी ज्यादा पढ़ी थी, इसलिए मैंने वो अपना टारगेट अचीव कर लिया। बाकी जीके थोड़ा मेरा वीक था। तो मतलब कि जो रेलवे के एग्जाम का सिलेक्शन फैक्टर है वो साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के आसपास घूमता रहता है। हाँ, यही रहता है। जीके का इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है इसके लिए, टेक्नीशियन और एएलपी के लिए, पर ग्रुप डी और जो एनटीपीसी का एग्जाम है उनमें जीके का बहुत बड़ा रोल हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसमें जीके लगभग 50 क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सर जब आपका फाइनल रिजल्ट आया और फाइनल लिस्ट में आपका नाम देखा आपने, तब आपका क्या रिएक्शन था और आपके परिवार वालों और रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था, और आपको कैसा फील हुआ उस टाइम?
जब मेरा फाइनल रिजल्ट आया था तब वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं सो रहा था, मेरा रिजल्ट आया था लगभग 11 बजे से, नाइट में 11 बजे आएगा। मैं सो रहा था तो मेरा एक दोस्त है बीकानेर का, मेरे सारे रिजल्ट वही देख रहा था। तो परी का रिजल्ट आया तभी उसने इन्फॉर्म किया था, और जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ तब उसने मुझे कॉल करके एक बात बोली कि अपने पास क्या ऐसी कोई चीज है जो मीठी है। मैंने बोला क्या हुआ? क्या कुछ है क्या ऐसा रखा हुआ क्या, किचन में जाके चीनी खा ले। तो मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? क्या तेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया और तू रेलवे में तेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद है। उसके बाद मैंने जो फर्स्ट कॉल किया था वो मेरे पापा को किया था। मेरे पापा बाहर रहते थे, तो मेरे से ज्यादा मेरे पापा का ये सपना था कि एक दिन ये गवर्नमेंट जॉब में लगेगा। तो मैंने फर्स्ट कॉल, मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे पापा को किया था। उसके बाद सारे रिश्तेदारों को पता चला, उनकी बधाइयां आने लगी, मम्मी के पास कॉल आने लगे। तो वो दिन मेरे लिए बहुत यादगार रहा, बहुत अच्छा रहा। तो मतलब परिवार वालों का रिएक्शन जबरदस्त रहा और रिश्तेदारों का रिएक्शन भी बहुत हाँ जी, वो इंटरेस्टिंग रहा। तो उससे पहले क्या रिएक्शन रहता था परिवार वालों का? परिवार वालों में ये है कि जो मेरी खुद की फैमिली है वो तो मुझे सपोर्ट करती थी जी। ये होता था कि चाचा जी के और ताऊ जी के लड़के मतलब काम कर रहे हैं, खुद कमा रहे हैं, डिपेंडेंट है, और तू अभी तक पढ़ रहा है। तो मेरी फैमिली ने मुझे फुल सपोर्ट किया, मेरे मम्मी पापा ने। लेकिन जो मेरे रिलेटिव है, रिश्तेदार है, उन्होंने वो हमेशा यही कहते थे, दबाव रहता था। हाँ, उनका दबाव रहता था कि अब इसको काम लगा दो, क्या करोगे, कितना बड़ा हो गया है, अभी तक पढ़ता रहेगा। तो उनका वो क्या है, सबका मुंह बंद हो गया। सर अभी आप रेलवे में कौन सी पोस्ट पे कार्यरत हो? मेरी पोस्ट है रेलवे में TRS टेक्नीशियन 3rd की जी। और उसमें काम होता है लोगों का इंस्पेक्शन या मेंटेनेंस करना जी। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक लोको सेट बना हुआ है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक लोगो आते हैं, उनका इंस्पेक्शन किया जाता है, मेंटेनेंस भी होता है। सर इस पोस्ट पर आपका प्रमोशन का क्या सिस्टम है? अगला प्रमोशन कितने साल में हो जाता है? प्रमोशन का ये रहता है कि कम से कम 2 साल होना चाहिए, 2 साल और 4 साल के बीच में प्रमोशन हो जाते हैं। जैसे मैं अभी टेक्नीशियन 3rd हूँ, उसके बाद टेक्नीशियन 2nd बनूंगा, फिर 2-3 साल बाद टेक्नीशियन 1st, और फिर MC वगैरह प्रमोशन होते रहते हैं। बिल्कुल 2-3 साल में आपका प्रमोशन मिल ही जाता है। एक प्रमोशन मिल जाता है। सर अगला हमारा क्वेश्चन है जो हर एक स्टूडेंट के मन में रहता है कि यार इस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो आप जरा हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग के बाद कितनी होगी, और कौन कौन सी आपकी सुविधाएं मिलती है रेलवे में। सैलरी ये लिए कि अभी तो हम ट्रेनिंग पीरियड में है, ट्रेनिंग पीरियड में हमें 23,000 रुपए मिल रहे हैं जी। बेसिक प्लस DA भी अभी थोड़ा रुका हुआ है, तो अभी तो 23,000 मिल रहे हैं ट्रेनिंग पीरियड में। जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, अदर जो अलाउंसेस है वो भी मिलने लगेंगे। HRA हो गया, HRA वगैरह, DA वगैरह, तो सब मिलके अप्रोक्स 35,000 रुपए हो जाएंगे। ग्रोस हो जाएगी 35,000? हाँ, ग्रोस 35,000 रुपए हो जाएगी। अदर जो आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है रेलवे में? अदर रेलवे की बहुत सारी सुविधाएं हैं। टिकट का रेलवे पास मिलता है, मेडिकल हो गया, क्वार्टर का हो गया, क्वार्टर मिलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि आप हमारी ऑडियंस को क्या टिप्स देना चाहोगे कि वो एग्जाम को क्लियर कर जाए पहले ही अटेम्प्ट में? मेरे ऑडियंस के लिए एक ही टिप है, एक तो देखो अपना टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है, और मैथ और रीजनिंग के कभी कभी हार्ड सेट बन जाते हैं। तो हार्ड सेट बनने के कारण क्या होता है, टाइम कम रह जाता है और पेपर पूरा नहीं हो पाता है। तो मेन तो इम्पोर्टेंट टाइम है, और दूसरा अपनी कंटिन्यूटी कभी मत छोड़ो, चाहे वैकेंसी निकली हो या नहीं निकली हो, अपना कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम कभी डिले हो जाता है या पोस्टपोन हो जाता है तो आप पढ़ाई छोड़ देते हो। एक बार पढ़ाई छोड़ने के बाद दोबारा पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो दूसरी कंटिन्यूटी। तीसरी बात यह है कि जो सिलेबस आता है तो पहले सिलेबस देख के जो टॉपिक दे रखे हैं उसी टॉपिक को आप क्लियर करो। ये नहीं है कि सारा पढ़ लिया। जीके में ऐसे बहुत से होते हैं, टॉपिक होते हैं जो जीके में बहुत सारा मैटर होता है, लेकिन अपने को सारा कवर नहीं करना, अपने को उतने ही फोकस देना है जितना एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, और चौथी बात टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज क्या होता है, एक अपने अंदर जो भय होता है वो निकल जाता है। टेस्ट सीरीज देनी चाहिए अपने को, लगातार टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। और 5वीं बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार प्रीवियस की क्वेश्चन जरूर पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार रिपीट होते हैं। हाँ, तो रेलवे डिपार्टमेंट में क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं,
तो घटना चक्कर आती है वगैरह, और भी बुक्स आती है, नोट्स भी आते हैं, सेट भी आते हैं एग्जाम के जो पीछे हो रखे हैं जी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप पढ़ो। तो दोस्तों ये था राजेश जी का इंटरव्यू, और इसी प्रकार से हम और भी इंटरव्यू लेके आएंगे। इसमें आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा अगर आपने यहाँ तक इस इंटरव्यू को देखा है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो आए, इंटरव्यू वीडियो या जो भी इंफॉर्मेशन हो, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आपके लिए मिस ना हो बिल्कुल भी। तो अगर आप मिस हो गई वो वीडियो आपसे, तो आप बहुत पीछे रह सकते हो। तो ये था हमारा एक इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू है इस चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू या किसी जॉब इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।